हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अंबुज पाठशाला में। तो इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड क्लास 12th का सब्जेक्ट फिजिक्स का यहाँ पर मॉडल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का फुल सॉल्यूशन करा दिया था एक एक करके। तो आपने अभी तक वो वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा, आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही आपको चैनल पर भी वीडियो देखने को मिल सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसमें हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक एक करके देख लेते हैं। जो भी क्वेश्चन यहाँ पर है आपको सबसे पहले बता देते हैं कि फुल मार्क्स कितना रहेगा। तो 70 मार्क्स यहाँ पर रहेगा आपका फुल, और 3 घंटे आपको टाइमिंग मिलेंगे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों को मिला करके। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। देखिए आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से होगा, तो सेक्शन बी से स्टार्ट होगा और 26 नंबर वाले क्वेश्चन से स्टार्ट होगा, और 26 से 34 तक आपका सेक्शन बी है, जिसमें कि ये 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, यानी कि 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन है। और यहाँ पर 9 क्वेश्चन है, लेकिन आपको आंसर कितना करना है, तो कोई भी 7 क्वेश्चन का आंसर आपको करना है, 2 क्वेश्चन आप लोग छोड़ सकते हैं। इसके बाद सेक्शन सी है, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 35 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 42 तक है। ये 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, और इसमें आपको कोई भी 6 क्वेश्चन करना है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर लास्ट में है आपका सेक्शन डी। सेक्शन डी है, ये 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन से, और इसमें से आपको 4 क्वेश्चन करने हैं, और यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, लेकिन 6 क्वेश्चन दिए रहेंगे, लेकिन आपको करने 4 क्वेश्चन है, और ये 5 मार्क्स वाले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो चलिए बिना देरी किए आप शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सब्जेक्टिव का पहला क्वेश्चन देखिए, जो कि 26 नंबर वाला। इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज इज हाफ, हाउ डज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस चेंज। ठीक है, हिंदी में भी देख लीजिए। यदि किसी आवेश को घेरने वाले गॉसीय सतह की त्रिज्या आधी कर दी जाए, ठीक है, तो गॉसीय सतह से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कैसे बदलेगा, मतलब कितना बदलेगा, आधा हो जाएगा, डबल हो जाएगा, या फिर किस तरह से बदलेगा, आपको ये बताना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन आप लोग देखिएगा, मैंने यहाँ पर प्रॉपर तरीके से पेन और पेपर पर लिख कर लाया हुआ है, आप लोग यहाँ पर देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए 26 नंबर वाला क्वेश्चन के यहाँ पर आंसर देखिए, आंसर क्या जाएगा, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिमेन्स अनचेंज, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं बदलेगा, वही रहेगा। क्यों? बिकॉज इट डिपेंड्स ओनली ऑन द चार्ज इनक्लोज्ड एंड नोट ऑन द साइज और शेप ऑफ द गॉसियन सरफेस, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, तो इनक्लोज चार्ज पर डिपेंड करता है, शेप और इसके साइज पर डिपेंड नहीं करता है, इसीलिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये नहीं बदलेगा। हिंदी में यहाँ पर देखिए, विद्युत प्रवाह अपरिवर्तित रहता है, क्योंकि यह केवल आवृत्ति आवेश पर निर्भर करता है, न कि गॉसियन सतह के आकार या फिर आकृति पर। गॉसीय सतह के आकार या आकृति पर यह निर्भर नहीं करता है, यह केवल और केवल। तो 26 नंबर वाला क्वेश्चन का मैंने आपको आंसर बता दिया, हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों में। देखिए 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, इतना मैंने तो बहुत ज़्यादा लिख दिया। आप लोग चाहे तो सिर्फ एक वाक्य में आंसर दे सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये रिमेन्स अनचेंज रहेगा, यानी कि परिवर्तित नहीं होगा, जिसका कारण ये है कि ये सिर्फ इनक्लोज्ड चार्ज पर डिपेंड करता है, साइज या फिर शेप से इसको कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास 27 नंबर वाला क्वेश्चन, क्या है, वाई डू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर क्रॉस ईच अदर, यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती क्यों नहीं है। आप लोग देखे होंगे कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, तो क्यों नहीं काटती है यही आपसे पूछ रहा है। सिंपली सा कुछ नहीं करना है, आपको रीजन बता देना है। तो चलिए इसका भी आंसर मैंने लिख के लाया हुआ है, तो आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 27 नंबर वाला क्वेश्चन का आंसर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर क्रॉस बिकॉज एट एनी गिवन पॉइंट इन स्पेस द इलेक्ट्रिक फील्ड कैन हैव ओनली वन डायरेक्शन, क्रॉसिंग लाइन्स वुड इम्प्लाई 2 डायरेक्शंस विच इज नॉट पॉसिबल। और यही बात हिंदी में भी लिखा गया है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का केवल एक ही दिशा हो सकता है। रेखाओं का कटना या फिर रेखाओं अगर एक दूसरे को काटती हैं
तो दो दिशाओं को दर्शाएगा, जो संभव नहीं है। मतलब कि देखिए सीधी सी बात है कि ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को इसीलिए नहीं काटती हैं क्योंकि स्पेस में ये किसी भी एक ही दिशा को दर्शा सकती है, और अगर ये एक दूसरे को क्रॉस कर दे, मान लीजिए कि ये कुछ इस तरह से अगर क्रॉस कर दे, तो फिर इस पर अगर हम लोग टेंजेंट खींचेंगे ना तो यहाँ पर हमको दो दिशा मिल जाएगा, जो कि संभव नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, इसीलिए कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। वैसे तो मैंने इसको थोड़ा सा लंबा टाइप करके लिख दिया है, बट कोई नहीं, आप लोग चाहे तो इसको शॉर्ट करके भी लिख सकते हैं क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 1 नंबर का ही क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है? तो व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, जिसको कि हम लोग हिंदी में बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये क्या है आपको बताना है। तो कुछ नहीं करेंगे, इसको हम लोग डिफाइन कर देंगे, हो जाएगा हमारा आंसर। तो देखिएगा इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग 28 नंबर वाले क्वेश्चन का अब आंसर देखिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द फिनोमिना ऑफ जनरेटिंग एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि EMF इन अ कंडक्टर, वो भी किस में थे, कंडक्टर में, व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ इट चेंजेस। यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण वह घटना है जिसमें चालक में वैद्युत वाहक बल यानी कि EMF उत्पन्न होता है। एक चालक में EMF उत्पन्न होता है और जो प्रेरण है यह एक घटना है जब उससे संबंधित चुंबकीय फ्लक्स बदलता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण। चलिए हमने इसको भी डिफाइन कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर वाला। तो अब यहाँ पर देखिए 29 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के कुछ गुण लिखिए। तो यहाँ पर हमसे विद्युत चुंबकीय तरंगों के कुछ गुण लिखने को बोला जा रहा है, ठीक है। और इंग्लिश में भी ये क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं, ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग इंग्लिश में भी, राइट सम प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कुछ प्रॉपर्टी को लिखना है, यानी कि यहाँ पर कुछ उसके गुणों को लिखना है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर अब हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप लोग 29 नंबर वाले क्वेश्चन का अब यहाँ पर आंसर देखिए। चूंकि ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन, चूंकि ये सारे 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, इसलिए अगर आप लोग 1 पॉइंट भी लिख देते हैं तो आई होप कि 1 नंबर मिल जाना चाहिए। बट यहाँ पर सेफ्टी के लिए हम लोग 2 पॉइंट लिखेंगे, 2 पॉइंट मैक्सिमम होगा 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन के लिए। तो देखिए पहला पॉइंट है, दे डू नॉट रिक्वायर अ मीडियम टू प्रोपोगेट, ठीक है, इनको प्रोपोगेट करने के लिए कोई भी मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। इसके बाद इट्स ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम, और स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यही होता है। और सेम टू सेम यही वाला हिंदी में लिखा गया है कि इन्हें गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और साथ में दूसरा पॉइंट है कि निर्वात में इनकी गति प्रकाश की गति के बराबर होती है, और प्रकाश की गति कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये होता है। तो 29 नंबर वाला क्वेश्चन का भी आंसर हम लोगों ने इजीली देख लिया। चलिए अब 30 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो 30 नंबर वाला क्वेश्चन अब यहाँ पर देखिए, व्हाट आर द कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश के सुसंगत स्रोत क्या है। तो प्रकाश के सुसंगत स्रोत क्या है ये आपको बताना है। सिंपली 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, तो इसको भी हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर देंगे। तो चलिए इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब आप लोग 30 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर, कि कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट आर दोज दैट इमिट लाइट वेव्स ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस, यानी कि सुसंगत प्रकाश वे हैं जो समान आवृत्ति तरंग और आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य है और स्थिर कलांतर वाली प्रकाश तरंगों का उत्सर्जन करते हैं। यानी कि सुसंगत प्रकाश वे प्रकाश कहलाएंगे जिनका के आवृत्ति समान होगा, तरंग दैर्ध्य समान होगा और स्थिर कलांतर होगा, उसी को हम लोग यहाँ पर सुसंगत प्रकाश स्रोत बोल सकते हैं। तो यह हो गया हमारा 30 नंबर वाला क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम लोग 31 नंबर वाले क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यानी कि अध्यारोपण का सिद्धांत समझाए। और अध्यारोपण के सिद्धांत से क्वेश्चंस आपको फाइनल बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि हर साल इससे क्वेश्चंस पूछा ही जाता है, या तो ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा या फिर सब्जेक्टिव में पूछ लेगा, किसी न किसी तरह से पूछ ही लेता है। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है ये हमको बताना है, और 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में ये हमसे पूछा है। तो ज़्यादा लंबा हम लोग यहाँ पर बताएंगे नहीं, सिर्फ यहाँ पर इसको डिफाइन कर देंगे थोड़ा सा। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं।
तो देखिए आप लोग यहाँ पर हम देखिए 31 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर, द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन स्टेट्स that when two or more waves overlap the resultant displacement at any point is the vector sum। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वेक्टर सम बोला जा रहा है ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू ईच वेव्स, यानी कि अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है कि जब दो या दो से अधिक तरंगे आपस में अति व्याप्त होती है तो किसी भी बिंदु पर परिणामी विस्थापन क्या होगा, प्रत्येक तरंग द्वारा उत्पन्न विस्थापन का सदिश योग होता है। यानी कि इसको हम लोग ऐसे डिनोट कर सकते हैं, मान लीजिए इसको हम लोग अगर y वेक्टर से डिनोट करते हैं तो y वेक्टर इज हमारे पास क्या आ जाएगा, y1 वेक्टर प्लस में y2 वेक्टर। इस प्रकार से हम लोग इसको मतलब मैथमेटिकली डिनोट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा अध्यारोपण का सिद्धांत। 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में पूछा था तो इतना काफ़ी है। चलिए अब आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। तो अब यहाँ पर आप लोग 32 यानी कि 42 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या है, टू पार्टिकल्स हैव इक्वल मोमेंटा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर डी ब्रोगली वेवलेंथ। यानी कि दो कणों का संवेग बराबर होता है, उनके डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का अनुपात क्या है। देखिए इसने ये बोल दिया कि दो कण है और इनका संवेग क्या है, आपस में बराबर है। तो हमसे पूछा क्या है, डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का अनुपात पूछा है, तो इसको कैलकुलेट करना होगा। मतलब ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप है, क्योंकि चूंकि 1 मार्क्स का है तो ज़्यादा लंबा है भी नहीं और इसको ज़्यादा लंबा करना भी नहीं है। तो चलिए इसका हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आप लोग देखिए इसका सॉल्यूशन, चूंकि हम लोग जानते हैं लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है, लेमडा इज इक्वल टू यहाँ पर h/p होता है, ये होता है हम लोग जानते हैं, ठीक है, फॉर्मूला ये होता है। तो हम लोग यहाँ पर लेमडा 1/λ2 करते हैं तो h/p1 और यहाँ पर आ जाएगा h/p2, ठीक है। और h से h यहाँ पर हम लोग कर देंगे कैंसिल, तो हमारा p2/p1 बचेगा। अब चूंकि क्वेश्चन में हमसे बोला था कि जो मोमेंटम है यानी कि जो मोमेंटा है दोनों का तो सेम है, यानी कि p1 बराबर p2 हो जाएगा। तो हम लोग p1 को p2 लिख सकते हैं या फिर p2 को p1 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर है। इसलिए लेमडा 1/λ2 किसके बराबर जाएगा, हम लोग इस p2 को p1 लिख देते हैं। तो p1 कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा, यानी कि इनका रेशियो क्या आ जाएगा, 1:1 आ जाएगा, जो कि बहुत ही सिंपल सा था। तो ये हो जाएगा आपके यहाँ पर, मतलब ये सोल्यूशन हो गया, फुल सोल्यूशन। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखते हैं। चलिए अब 33 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या है, अ डिफरेंस ऑफ 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेपरेट टू एनर्जी लेवल्स इन एन एटम, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशनल emitted when the atoms make a transition from the upper to the lower level। 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अंतर एक परमाणु में दो ऊर्जा स्तरों को अलग करता है। जब परमाणु ऊपरी से निचले स्तर में संक्रमण करता है तो उत्सर्जित विकिरण की आवृत्ति क्या होती है। तो विकिरण की आवृत्ति हमसे पूछ रहा है और इसको कैलकुलेट करना होगा, और इसको मैं आपको थोड़ा सा फिगर से भी समझा देता हूं। चलिए आप लोग यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर देखिए ये क्या बोल रहा है कि अपर लेवल से लोअर लेवल में ये आ रहा है कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर मैंने फिगर बनाया हुआ है, ठीक है। अपर लेवल से लोअर लेवल में इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो यहाँ पर फोटोन उत्सर्जित होगा। तो इस फोटोन की फ्रीक्वेंसी हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। और ये ऊर्जा गैप हमको दे दिया है क्वेश्चन में, जो कि कितना है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ऊर्जा गैप दे दिया है। और अपर लेवल से अपर से मतलब लोअर में आ रहा है और यहाँ से फोटोन उत्सर्जित होगा। तो इसी फोटोन की हमसे फ्रीक्वेंसी पूछा है। तो देखिए ऊर्जा हमको दिया है, ऊर्जा गैप मतलब दिया है, तो ये हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है। हम लोग इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे। तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं करेंगे, 1.6 × 10⁻19 यानी कि 1.6 × 10⁻⁻19 से इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा पूरा जूल में आ गया। अब जूल में आ गया, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, एनर्जी बराबर होता है h न्यू, ठीक है। और न्यू यहाँ पर हमारा फ्रीक्वेंसी है, इसको हम लोग यहाँ न्यू से डिनोट कर सकते हैं या फिर चाहे तो एफ से भी डिनोट कर सकते हैं। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो हम लोग इस फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर रहने देंगे, ठीक है। इस फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर रहने देंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, E/h आ जाएगा। E/h, E का वैल्यू यहाँ पर जो है ये वाला यहाँ पर पुट करेंगे और h को यहाँ पर पुट करेंगे। h का मैंने आपको ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस में भी h का वैल्यू बताया था, जो कि कितना होता है 6.63 × 10⁻⁻34 यानी कि 34। अब इसको क्या कर लेना है, आपको सिंप्लीफाई कर लेना है। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इन दोनों को गुना कर दीजिए और इन दोनों को गुना करने के बाद 3.6 समथिंग कुछ करके आएगा
और उसको क्या कीजिए कि इस 6.63 से डिवाइड कीजिए, जो कि आ जाएगा आपका 0.0555 ऐसा चल जाएगा। तो मैंने राउंड ऑफ में 6 ले लिया, और फिर ये जो 34 है पावर में, ये ऊपर जाकर के प्लस में 34 हो जाएगा, तो ये प्लस में 15 बचेगा। अब इसको हम लोग थोड़ा साइंटिफिक रूप में लिखते हैं, तो 5.5 इंटू 10 की पावर माइनस नहीं बल्कि प्लस का पॉजिटिव है, और यहाँ पर HZ है, मतलब कि हर्ट्ज में है क्योंकि फ्रीक्वेंसी है। चलिए 33 नंबर वाला भी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए 34 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, डिफरेंशिएट एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स, यानी कि एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर में अंतर करें। ठीक है, तो एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या अंतर है ये आपको बताना है, इनके बीच में डिफरेंशिएट करना है। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए इसका आंसर। तो यहाँ पर आप लोग 34 नंबर वाला क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। सबसे पहले एन टाइप सेमीकंडक्टर्स डोप्ड विथ पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज, यानी कि जो एन टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं ना, इसको कैसे बनाया जाता है, तो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज को मिक्स करके बनाया जाता है। और जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं डोप्ड विथ ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज, यानी कि इनमें ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी को मिलाया जाता है। और यही हिंदी में लिखेंगे, एन प्रकार सेमीकंडक्टर 5 संयोजी अशुद्धियों से बनता है, और जबकि जो पी प्रकार सेमीकंडक्टर है ये त्रिसंयोजी अशुद्धियों से बनता है। ज़्यादा लंबा या फिर ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भी 1 मार्क्स वाला ही क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 से आपका 3 मार्क्स वाला स्टार्ट होगा, तो इसमें हम लोग थोड़ा सा लंबा करके लिखेंगे। तो चलिए अब 35 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 35 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या है, ऊर्जा बैंड आरेख की सहायता से कंडक्टर, इंसुलेटर और अर्धचालक के बीच अंतर बताएं। डिस्टिंग्विश बिटवीन कंडक्टर्स, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर विथ द हेल्प ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम। तो एनर्जी बैंड डायग्राम के मदद लेकर के हमको क्या करना है, इन तीनों में अंतर करना है। ठीक है, मतलब इनके बीच में हमको अंतर बताना है। तो चलिए इसका अब हम लोग यहाँ पर आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये पिक्चर मैंने खुद से बनाया है और बिना स्केल के मैंने ये वाला पिक्चर बना है। जब आप लोग स्केल और ज्योमेट्री वगैरह का आप लोग उपयोग कीजिएगा तो और भी अच्छा इमेज आपका बनेगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये वाला इमेज बनाते हैं। तो देखिए ये जो ऊपर है हमारा, ये ऊपर वाला ये क्या है हमारा, ये है अति व्याप्त चालन बैंड, जिसको कि इंग्लिश में बोलते हैं ओवरलैपिंग कंडक्शन बॉन्ड। ठीक है बैंड। और ये हमारा ईवी वाला है, ये हमारा ईसी वाला है, और ये जो नीचे वाला है इसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड, यानी कि संयोजकता बैंड। और ये हमारा क्या डिनोट कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यानी कि ऊर्जा को डिनोट कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर अगर ऊर्जा गैप की बात करेंगे तो ऊर्जा गैप यहाँ पर 0 के बराबर है, मतलब कि ना के बराबर है। अब देखिए हमसे इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में मेन अंदर करने को बोला था। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर इंसुलेटर किसको बोलेंगे, अगर ऊर्जा का गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा हो जाएगा इनके बीच में। ठीक है, एम्प्टी कंडक्शन बॉन्ड में यानी कि रिक्त चालन बॉन्ड में और वैलेंस बॉन्ड में यानी कि संयोजकता बॉन्ड में अगर ऊर्जा का गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा हो जाएगा तो इसको हम लोग इंसुलेटर बोल देंगे, कुछ इस प्रकार का फिगर बना करके। और देखिए यही इसी में अगर ऊर्जा का गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम रहेगा, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम रहेगा, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, सेमीकंडक्टर बोल देंगे, यानी कि अर्धचालक बोल देंगे। तो बस आपको फिगर बना करके ऐसे कर देना है, और आप लोग चाहे तो इस फिगर के आधार पर आप लोग थ्योरी भी थोड़ा सा लिख सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 36 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इस्टेब्लिश ओम्स लॉ फॉर कंडक्टर्स यूजिंग आइडिया ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वहाव वेग क्या है, इसको हम लोग अपवाह वेग भी बोलते हैं। तो अपवाह वेग क्या है या फिर वहाव वेग क्या है, वहाव वेग के विचार का प्रयोग करके कंडक्टरों के लिए ओम का नियम सत्यापित करें। तो ओम के नियम को हमको यहाँ पर डिफाइन भी करना है, सत्यापित भी करना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेफिनेशन देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी, द वेलोसिटी विथ which the free electrons get drifted towards the positive terminated under the effect of the applied external electric field। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। जिस वेग से स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन बाहरी विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में धनात्मक टर्मिनल की ओर प्रवृत्त होते हैं उसे अपवाह वेग कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने अपवाह वेग को या फिर बोल सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिफाइन कर दिया। अब इसकी मदद से हमको क्या निकालना है, ओम्स के नियम को यहाँ पर मतलब सत्यापित करना है। और ऐसा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो VD इज इक्वल टू ई एम बाई टाउ होता है। टाउ क्या है, यहाँ पर रिलैक्सेशन टाइम होता है यानी कि विश्रांति काल होता है। ई क्या है, तो यहाँ पर ये
इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और कैपिटल ई क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। चलिए अब हम लोग शुरू कहाँ से करेंगे ओम्स लॉ को यहाँ पर प्रूव करने के लिए, तो शुरू करेंगे यहाँ से I इक्वल टू एन ई वी डी, ठीक है, और वी डी की जगह पर ये ऊपर वाला पूरा पुट कर देंगे, पुट कर दिए। अब इसको बाहर खोल के थोड़ा सा मतलब सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा I इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ ए एम, और यहाँ पर ये हमारा रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर रहेगा। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग यहाँ पर V बाई एल लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारा कंडक्टर के लिए है, इसलिए इसको हम लोग V बाई एल लिख सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखते हैं, तो एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम को हम लोग एक तरफ कर लेते हैं और A बाई एल यहाँ पर और V यहाँ पर। अब देखिए क्या करते हैं कि हम लोग V को यहीं पर रहने देते हैं और सारा टर्म को उधर भेज देते हैं, तो उधर भेजेंगे तो हमारा V इक्वल टू क्या जाएगा M, और नीचे में हमारा जाएगा एन ई स्क्वायर टाउ और एल अपॉन में आ जाएगा और यहाँ पर आई। अब ये जो पूरा है ना, ये पूरा ये हमारा क्या है, यही हमारा प्रतिरोधकता है। क्या है, प्रतिरोधकता है, जिसको कि हम लोग रो से डिनोट करते हैं। तो यह जगह हमारा रो एल बाई ए और आई, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग आर आई बोलते हैं। तो भी बराबर आर आई हमारा आ जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। तो भी बराबर आई आर और आर आई, और यही होता है हमारा ओम का नियम। तो हमने ओम का नियम को भी सत्यापित कर दिया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब 37 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, गिव देयर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है, उनकी प्रमुख विशेषताएं दीजिए। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है ये बताना है और फिर इनका कैरेक्टरिस्टिक्स को यानी कि इनकी प्रमुख विशेषताओं को यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको डिफाइन करेंगे और फिर इसके विशेषताओं को लिखेंगे। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग इंग्लिश में देखिए, इसके बाद हिंदी में भी नीचे दिया हुआ है। तो देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो ये कुछ नहीं होता है, इमेजिनरी लाइंस होता है जो कि किसको रिप्रेजेंट करता है, तो मैग्नेटिक फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो 3 काफ़ी होंगे क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। पहला, ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एंड एट द साउथ पोल। ठीक है, इसके बाद डू नॉट इंटरसेक्ट, यानी कि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी नहीं करते हैं। और फिर डेंसर लाइन्स इंडिकेट स्ट्रोंगर फील्ड। तो जो डेंसर लाइन है ये क्या इंडिकेट करता है, तो स्ट्रोंगर फील्ड को ये इंडिकेट करता है। और यही बात हिंदी में सेम टू सेम लिखा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं जो चुंबकीय बल की दिशा का प्रतिनिधित्व करती है। और इसके गुण की बात करें तो वही वाला गुण हिंदी में भी है कि उत्तरी ध्रुव से शुरू होकर दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती है, कभी एक दूसरे को नहीं काटती है और घनी रेखाएं मजबूती क्षेत्र को दर्शाती है। तो ये हो गया हमारा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 38 नंबर वाला यानी कि 38 नंबर वाला आप क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डिफाइन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है इसको बताना है और फिर डिफाइन करना है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल को। यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल को परिभाषित करें। तो चलिए हम लोग इस तीनों को यहाँ पर डिफाइन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 38 नंबर वाला क्वेश्चन का आंसर देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। द फिनोमिना of emission of electrons from the surface of certain metal when suitable radiations of certain frequency or wavelength are indicates upon it is called photoelectric effect। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी वो भी लाइट के लिए और भी क्या रिक्वायर्ड होना चाहिए, तो इजेक्ट इलेक्ट्रॉन करने के लिए। तो इसी को हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इसके बाद स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो पोटेंशियल नीडेड टू स्टॉप इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स। तो इसी को हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। हिंदी में अब देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की घटना जब निश्चित आवृत्ति या तरंगदैर्ध्य के उपयुक्त विकिरण उस पर आपतित होते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। अब बात करते हैं दहलीज आवृत्ति की। तो इलेक्ट्रॉनों को दहलीज आवृत्ति किसको बोलते हैं, ये इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। हिंदी में इसका मेन नाम होता है दहलीज आवृत्ति। ठीक है, तो दहलीज आवृत्ति को आप समझ लीजिए। इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम प्रकाश आवृत्ति को ही हम लोग दहलीज आवृत्ति बोलते हैं। और फिर है रोधी विभव। ठीक है, तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को रोकने के लिए
आवश्यक विभव को हम लोग रोधी विभव बोलते हैं, यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब यहाँ पर 39 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर मैटर वेव्स, पदार्थ तरंगों से क्या अभिप्राय है। तो पदार्थ तरंगों से क्या अभिप्राय है, ये क्या होते हैं आपको ये बताना है। तो 3 मार्क्स का है, तो चलिए हम लोग इसको डिफाइन करते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पर आप लोग देखिए 39 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर, मैटर वेव्स और डी ब्रोगली वेव्स आर एसोसिएटेड विथ मूविंग पार्टिकल्स, पदार्थ तरंगे या डी ब्रोगली तरंगे चलने वाले कणों से संबंधित तरंगे हैं। अब देखिए डी ब्रोगली के अनुसार, यानी कि अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, लैम्डा इज इक्वल टू यहाँ पर एच पी होता है, ठीक है। और इसको हम लोग लिख सकते हैं पी की जगह पर एम भी लिख सकते हैं, और एम बी की जगह पर 2 एम के भी लिख सकते हैं, जहाँ पर कि एम क्या है, मास ऑफ मैटर है, भी क्या है तो वेलोसिटी ऑफ मैटर है, के क्या है तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने इसको भी डिफाइन कर दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और 40 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अब यहाँ पर 40 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए, फाइंड आउट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द नाइट्रोजन न्यूक्लियस, जो कि यहाँ पर ये दिया हुआ है 7 नाइट्रोजन और ऊपर में है 14 इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो भी किसमें, तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नाइट्रोजन नाभिक, यहाँ पर आपको ये सिंबल दिया हुआ है कि बंधन ऊर्जा का पता लगा। देखिए इसने बंधन ऊर्जा को ज्ञात करने के लिए तो बोल दिया, मतलब फाइंड करने के लिए बोल दिया, लेकिन यहाँ पर कुछ मतलब डाटा इसने नहीं दिया है। तो इसको हम लोग आधा ही सोल्व करें, मतलब कि जितना सोल्व हो पाएगा उतना ही सोल्व करेंगे, क्योंकि ये यहाँ पर क्वेश्चंस में मिस्टेक है, इसको डाटा देना चाहिए था, अदरवाइज ऐसे ही सोल्व हो ही नहीं पाएगा। देखिएगा इसको हम लोग सोल्व करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, इसको हम लोग सोल्व कैसे करेंगे। यहाँ पर आप लोग देखिए, जो बाइंडिंग एनर्जी होता है इसको हम लोग डेल्टा ई बी से डिनोट करते हैं, ठीक है। डेल्टा ई बी से डिनोट करते हैं। डेल्टा ई बी क्या है, तो बाइंडिंग एनर्जी है, और हमको यही निकालना है। तो डेल्टा ई बी इज इक्वल होता है डेल्टा एम सी स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, एम सी स्क्वायर का जगह पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, जेड एम पी प्लस में यहाँ पर ए माइनस जेड एम एन, और यहाँ पर में आ जाएगा आपका माइनस का एम, और यहाँ पर बाहर हमारा जगह 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि इसने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही कैलकुलेट करने को बोला था। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में हमको दे दिया था, क्वेश्चन में क्या दिया था, जेड इज इक्वल टू 7 और ए इज इक्वल टू 14। क्वेश्चन में हमको बोला था ना ऐसे, यहाँ पर 7 एन 14 करके बोला था ना। तो यहाँ पर ये जो होता है ये हमारा जेड होता है और ये हमारा ए होता है, मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है। तो अब कुछ नहीं करते हैं, यहाँ पर जेड और ए का मान रखते हैं। तो जेड यहाँ पर रख दिए, और ये एम पी ऐसे ही, और ए माइनस जेड यहाँ पर कर देंगे, एम एन ऐसे ही और एम ऐसे ही रहेगा। और यहाँ पर 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कुछ नहीं कीजिए, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, जो कि इतना निकल के आ जाएगा। तो बस इतना ही पर छोड़ देंगे। अगर इसने क्वेश्चन में एम पी का, एम एन का, एम का ये सारा कुछ वैल्यू दिया होता तो हम लोग वैल्यू को पुट करके इसको पूरा कैलकुलेट करते हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस में मिस्टेक है, क्वेश्चंस में ये सारा कुछ वैल्यू नहीं दिया है, इसलिए हम लोग इसको इतना ही सोल्व करेंगे, क्योंकि ये इतना ही सोल्व हो सकता है, इसके आगे सोल्व नहीं हो सकता है, ठीक है। तो चलिए अगर आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम ये वाले क्वेश्चन पूछेगा ना, तो वहाँ पर आपको मतलब डाटा जरूर देगा, ये आप लोग मान के चलिएगा, ठीक है। और डाटा नहीं देगा तो फिर आपको इतना ही सोल्व करके छोड़ देना है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब देखिए 41 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, मेंशन द पोस्टुलेट ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ बोर्स मॉडल। बोर के परमाणु मॉडल की अभिधारणाओं का उल्लेख करें। सबसे पहले इसकी अभिधारणाओं को लिखना है, उल्लेख करना है, और इसके बाद बोर मॉडल की सीमाएं यानी कि कमियों को बताना है कि बोर मॉडल में क्या कमियां थी, इसकी क्या सीमाएं थी। तो चलिए इसको आप लोग देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूछे जाने के चांस भी हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर इंग्लिश में देखिए, इसके बाद नीचे आपको हिंदी में भी मिलेगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इसके पोस्टुलेट को लिख रहे हैं, इसके पोस्टुलेट को हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं। तो पहला पोस्टुलेट है कि इलेक्ट्रॉन्स मूव इन फिक्स ऑर्बिटल अराउंड द न्यूक्लियस विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी, यानी कि बिना एनर्जी रेडिएटिंग किए या कि क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, वो भी फिक्स ऑर्बिटल में। पहला पोस्टुलेट। इसके बाद दूसरा पोस्टुलेट क्या है, एन इलेक्ट्रॉन कैन ओनली ऑक्यूपाई स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स, ठीक है। तो यहाँ पर स्पेसिफिक एनर्जी लेवल में ऑक्यूपाई कर सकता है। इसके बाद देखिए थर्ड पोस्टुलेट है कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स बिटवीन दीज लेवल्स इट इमिट्स और एब्जॉर्ब एनर्जी इन डिस्क्रीट अमाउंट्स करस्पॉन्डिंग टू द डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन द लेवल्स। तो जब भी ये जंप करेंगे तो या तो ये इमिट्स करेंगे या फिर एब्जॉर्ब करेंगे एनर्जी को। तो ये 3 पोस्टुलेट्स है। इसके बाद इसका कमियों को बताने को बोला था, यानी कि इसके लिमिट्स को बताने को बोला था। तो देखिए इसका लिमिट्स यहाँ पर देखिए,
इट ओनली वर्क फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम विथ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले एटम के लिए ये सिर्फ काम करता है, हाइड्रोजन तरह के जो भी एटम है उसके लिए। इसके बाद इट कैन नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स, यानी कि मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के स्पेक्ट्रा को ये यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो ये इसकी कमियां थी। और सेम चीज़ यहाँ पर ये हिंदी में लिखा गया है, बोर की अभिधारणा है। तो देखिए पहला अभिधारणा यह था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में बिना ऊर्जा उत्सर्जित किए घूमते हैं, यानी कि चक्कर लगाते हैं। दूसरा, इलेक्ट्रॉन केवल विशिष्ट ऊर्जा स्तरों पर ही स्थित हो सकते हैं। और इसके बाद तीसरा, कि जब इलेक्ट्रॉन इन स्तरों के बीच कूदता है तो वह ऊर्जा के निर्धारित गुणों को उत्सर्जित या अवशोषित करता है जो स्तरों के बीच ऊर्जा से मेल खाता है। तो ये हम लोगों ने 3 अवधारणा को लिख दिया। अब इसकी सीमाएं की बात करें, यानी कि इसकी कमियों की बात करें, तो यह केवल हाइड्रोजन जैसे परमाणु के लिए काम करता है जिनमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। यह बहु इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं के स्पेक्ट्रा को समझा नहीं पाता है। तो ये इसकी कमियाँ हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर कमियाँ और इसकी अभिधारणा दोनों को बता दिया। चलिए अब अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो नेक्स्ट देखिए अब हमारे पास 42 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, डेराइव एन एक्सप्रेशंस फॉर द एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटर, यानी कि एक आवेशित संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा के लिए एक व्यंजक व्युत्पन्न करे। एक आवेशित संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा के लिए क्या करना है, हमको व्यंजक व्युत्पन्न करना है, यानी कि डेरिवेशन करना है। 3 मार्क्स वाला डेरिवेशन है और 3 मार्क्स में एक डेरिवेशन आपको देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको ड्राइव करते हैं। ये मतलब ज़्यादा लंबा डेरिवेशन नहीं, छोटा सा डेरिवेशन, बस आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। चलिए इसको हम लोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 42 नंबर वाला के यहाँ पर सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कुछ इस तरह का फिगर बना लेंगे। यहाँ पर एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, जिस पर कि प्लेट नंबर 1 पर पॉजिटिव चार्ज है, प्लेट नंबर 2 पर नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पर ये एक वोल्ट लगा हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एट एनी टाइम चार्ज ऑन ईच प्लेट, यानी कि प्रत्येक प्लेट पर जो चार्ज है ये क्यू है। ठीक है, तो क्यू है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमको निकालना है यू। तो यू इज इक्वल टू हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे कहाँ से, 0 से लेकर के क्यू तक। और किसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इस भी का करेंगे, भी और किसके रिस्पेक्ट में, तो डी क्यू के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये लिमिट ऐसे ही रहेगा और यहाँ पर भी की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यू बाई सी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्यू बराबर क्या होता है, क्यू बराबर हम लोग जानते हैं कि सी भी होता है। क्यू बराबर सी भी होता है, तो हमको भी निकालना है, तो क्यू अपन में सी आ जाएगा। तो क्यू अपन सी यहाँ पर लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर सी कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब इंटीग्रेशन होगा नहीं, तो इसको हम लोग बाहर ले लेते हैं और सिर्फ अंदर हमारा क्यू बचेगा। अब यहाँ पर क्यू का करेंगे हम लोग इंटीग्रेशन, जो कि आ जाएगा क्यू स्क्वायर और अपन में आ जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ पर लिमिट हम लोग ऐसे ही रख देंगे और फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। तो अपर लिमिट रखेंगे और माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट रखने से कोई भी माइनस होगा नहीं, तो 1/2 सी क्यू स्क्वायर ये वाला आएगा। और इसको हम लोग यहाँ पर चाहे तो इस प्रकार से स्टैंडर्ड तरीके से लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर अपन में 2c, या फिर इसी को ऐसे लिख सकते हैं कि क्यू के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं, क्यू की जगह पर क्या लिख सकते हैं, क्यू की जगह पर सी भी लिख सकते हैं। ऊपर मैंने बताया था, तो सी स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हाफ सी भी स्क्वायर भी हो सकता है, या तो ये हो सकता है या फिर ये दोनों, ये वाला या फिर ये वाला, दोनों हो सकता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हमने 42 नंबर वाले क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन देख लिया। इसके बाद आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ से 43 नंबर वाले क्वेश्चन से आपका 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। कौन सा, 5 मार्क्स वाला यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। और 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन आपको एक अलग सेपरेट वीडियो में कराएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। 3 मार्क्स वाले और 1 मार्क्स वाले सारे क्वेश्चंस मैंने आपको कंप्लीट करा दिए। जो 43 नंबर से लेकर के 48 नंबर वाले क्वेश्चन बच गए, ये 5 मार्क्स वाले हैं। 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। नेक्स्ट वीडियो आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको लिंक भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।